शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और हमारा कैमरामैन भाग चुका है, तो लिहाजा अब आपको नज़र आ रहा होगा उसकी एक मुख्तलिफ किस्म की डायमेंशन जो है वो आपको नज़र आ रही है। तो जहां हम बात कर रहे थे कि एहतसाब अदालत की कहानी आप तक पहुंचाई इस पहले सेगमेंट के अंदर, तो अब हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अशतर उसाफ जो हैं, आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके अलावा एडवोकेट जनरल पंजाब आसमा हामिद जो कि पाकिस्तान की पहली खातून एडवोकेट जनरल थी, उनको एक गैर रस्मी अंदाज के अंदर अलहदा कर दिया गया उनके ओहदे से। और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में से जो कुछ जजेस वगैरह लिए जाने हैं, उसमें क्या कुछ हो रहा है उस पर बात करते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हसनात मलिक साहब एक्सप्रेस ट्रिब्यून से और नासिर इकबाल साहब डॉन अखबार से। हसनात मलिक साहब, ये आसमा हामिद जो कि पहली खातून एडवोकेट जनरल थी, बड़े गैर रवायती अंदाज के अंदर उन्होंने एक जो उनका स्टेटमेंट भी था कि कम से कम आईनी ओहदे की जो है उसका तो ख्याल किया जाना चाहिए था। क्या देखते हैं एक ऐसे वकील अली जफर जो कि वजारत कानून के वफाकी वजीर हैं, ये सब कुछ कहाँ कहाँ आपको कनेक्शंस नजर आते हैं? हाँ जी, शुक्रिया क़य्यूम साहब। बेसिकली मेरा ख्याल है कि अली जफ़र साहब को तो इन चीज़ों का इतना ज़्यादा पता भी नहीं हो, क्योंकि उनके पास इस वक्त सात मिनिस्ट्रीज हैं। अच्छा। और उनको वाटर एंड पावर में काफ़ी मेरा ख्याल है कि अगर उनको किसी भी मिनिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इल्म होगा ना तो वो वज़ारत कानून है। हाँ, वो होगा, लेकिन उनका ज़्यादा फोकस था जो वाटर एंड पावर में था। तो वहाँ सुना है उन्होंने, उनकी कल कोई मीटिंग होनी थी, 3 सेक्रेटरीज ने बाइकाट कर दिया। अच्छा। जी आप हमसे ज़्यादा काम ले रहे हैं, हम मतलब वो इस मूड में नहीं है। क्योंकि जब इस किस्म का प्रोफेशनल वकील आएगा तो वो तो कहेगा कि जी आप काम करके दें और जल्दी ये चीज़ें। तो सेक्रेटरीज ने कहा जी ये आपका डोमेन नहीं है बिजली के और ये वो मामला। और दूसरा उनके बारे में पावर डिसीजंस जो हैं वो, और उनके बारे में पता चला है कि जो पावर सेक्टर ने एक नोट लिखा है अली जफर साहब, और अली जफर साहब को कहा गया है कि काइंडली जो आप टीवी टॉक शोज पे जाते हैं ये आप ना किया करें। हमारी जो पावर पॉलिसी है या जो कारके के हवाले से जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के जो मामलात हैं या जो आगे पीछे, आप उस हवाले से मीडिया को ना करें। अच्छा, तो बताया करें। मतलब तो जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है उसके हवाले से कारके के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनको हुक्म आया? नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो अली जफर साहब से बात हुई। वो कहते हैं जी मैं चाहता हूँ कि हर चीज लोगों के सामने पब्लिक कर। बिल्कुल ठीक। आपको पता है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लोड शेडिंग के हवाले से, तो उस पर पीटीआई बड़ी नाराज हो गई जब उन्होंने लोड शेडिंग के हवाले से कहा कि जी इतनी उस पर काफ़ी असद उमर साहब नाराज हो गए। तो ये अच्छी बात है कि ट्रांसपेरेंट और हर चीज़ पब्लिक होनी चाहिए, किसने क्या किया, क्या होना चाहिए, क्या नहीं। उस पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो परेशान है उनसे, और वो उनसे कोऑपरेट नहीं कर रही। और वो कोऑपरेशन जो है वो, और बाकी जो अशतर उसाफ साहब की बात है, तो अशतर साहब के हवाले से तो जो हमारी इतलात हैं या तो ये लंदन में है ना, जी लंदन में है, उन्हें बाकायदा कहा गया है कि जी रिजाइन करें आप। बाकायदा कहा गया रिजाइन करें, क्योंकि फोर्सफुली। मेरा ख्याल है कि अशतर उसाफ जो है वो 21 मई को जब ये मुद्दत खत्म हुई है तो उन्होंने वॉलंटियर किया था कि मैं छोड़ के चला जाता हूँ। हाँ, उन्होंने कुछ उस वक्त रोका गया था। तो उस वक्त नाज़िर साहब किसने रोका और फिर अब क्या हुआ? मतलब अब तो ये है कि उन्हें जो हमें वाइज मिली है वो यही कहा, उन्होंने असल में ये बाइज़्ज़त तरीका है कि आप रिज़ाइन करते हैं। जब आप रिज़ाइन करते हैं तो फिर इज्जत होती है, हर बंदा अप्रिशिएट भी करता है। उसमें उन्होंने अपने रिजिग्नेशन पेपर में ये लिखा है कि मैं इसलिए रिज़ाइन कर रहा हूँ कि लोग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये ना कल कहे कि आपको पता है कि के हवाले से कोई असरअंदाज आपको पता है कि अशतर साहब के बारे में मशहूर है कि ये नवाज शरीफ फैमिली के करीब रहे हैं और ये मतलब उनके केसेस बहुत करते रहे हैं, उनके लीगल एडवाइस ये वो देते रहे इनके मामलात में। तो उन्होंने पीटीआई का पनामा केस के अंदर बड़ा सख्त इसके ऊपर है, वो अपनी बात करते थे, लीगल बात करते थे, वो कहते थे कि जी ये शरीफ की साइड ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने उनको एक दफ़ा ये भी कहा था कि आप जो है ये केस किसी जगह भी, किसी ट्रायल कोर्ट में भी लेके जाएं और मतलब आप फ्री हैं, आप ये केस किसी भी ट्रायल में, ट्रायल की बात उन्होंने की थी कि ट्रायल में चले जाएं। हम फेडरल गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन के लिए भी वो फेडरल गवर्नमेंट किसी किस्म की भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगी बल्कि कोऑपरेट करेगी। तो हुदैबिया के वाले से उन्होंने कहा था कि जी हम ये भी जो है ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे कि पिटीशनर का लोकल स्टैंड आई नहीं है, ये दाखिल करना है। एग्जैक्टली। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि उन्होंने ये
बेहतर समझा, पर इज्जत इसी में थी कि वो खुद रिज़ाइन करते हैं, और अच्छा काम उन्होंने कर दिया रिज़ाइन। अब ये है कि देखने के वैसे भी जो अटॉर्नी जनरल होता है वो आर्टिकल 100 के तहत प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये प्रेसिडेंट की मर्जी की, जब तक प्रेसिडेंट की मर्जी है अटॉर्नी जनरल साहब, क्योंकि ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि बड़ा प्रेस्टिजियस ऑफिस है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का जज होना ज़रूरी है अटॉर्नी जनरल बनने के लिए। तो लेकिन बात असल ये कि जो आसमा हामिद की रिमूवल है वो बहुत बैड टेस्ट में है। इस पर आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पर बड़ा सख्त किस्म का रिएक्शन भी शो किया है, और उन्होंने कहा है कि ये स्मैक्स करती है, मतलब ये विदाउट एनी रीज़न है, ये बगैर किसी वैलिड रीज़न के या कोजेंट रीज़न के उन्हें हटाया गया है, और उससे बदनामी हुई है हमारी। और इसके लगता है कि बजाय कोई और रीज़न्स हैं, कोई और गेम खेला जा रहा है। हसन साहब, आपके ख्याल में क्या? मेरा ख्याल है कि इस पे जो सुपीरियर जुडिशरी है वो भी जो आसमा हामिद की रिमूवल पे कोई नहीं होगा, क्योंकि एक दफा क्या मतलब मुझे समझ नहीं, सुपीरियर जुडिशरी का हम आसमा हामिद की रिमूवल क्या नहीं होगा? मैंने कहा कि उसको वो इस तरह नहीं कहेंगे, वो भी कोई इस पे खुशकी वो मतलब इनकी इस अंदाज में रिमूवल पर वो भी पसंदीदगी आला अदलिया जो है उसमें नापसंदीदगी पाई जाएगी, आप ये कहना चाहते हैं? ये मेरी मतलब है ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि देखें पाकिस्तान में जो वकील फीमेल्स वकील हैं बहुत कम है। बिल्कुल। और आयशा के बारे में, आसमा और आयशा दोनों बहनें हैं। आयशा जो है वो क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब को असिस्ट कर रही हैं एहतसाब अदालत के अंदर, शाहिद हामिद साहब इनके वालिद जो हैं वो पनामा के अंदर इसाक डार साहब के थे, तो इस हवाले से आसमा हामिद जो है शी इज अ वेरी प्रोफेशनल लेडी, और वो प्रोफेशनल है यार। इसमें बड़ा अफसोसनाक है कि पीटीआई ने और वो एज एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब वो तवील अरसे से काम कर रही थी, जब ये एडवोकेट जनरल तवील अरसे से कर रही थी और बहुत अच्छा काम कर रही थी। आपको पता है कि फीमेल वकील बहुत कम है, और वो यानी उन फीमेल जो सुप्रीम कोर्ट की यानी जो टॉप जजेस हैं उनके सामने आर्गूमेंट करना, अच्छे तरीके से केस को प्रिपेयर करना, और तो था उनमें ये था खासा। उनकी इस तरह यानी रिमूवल उनके लिए ये मैं समझता हूँ, और ये पाकिस्तान में फीमेल है उनके लिए भी कोई पीटीआई ने अच्छा किया, उस वक्त जो प्रोटेस्ट किया वो भी अच्छा नहीं किया। और उससे ज़्यादा मैं हसन अस्करी साहब को कहूँगा, असल में मसला ये है कि एक एडवोकेट जनरल इलेक्शंस पे कैसे कोई असरअंदाज हो सकता है? इरफान कादिर साहब थे आपके सामने, पीपल्स पार्टी ने उनको अपॉइंट किया था। मुझे याद है कि उन्होंने केयर टेकर में भी रहे, नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई नून लीग की, तो उसमें भी वो रहे, बाद में उनको मतलब यानी वहां से रिमूव किया गया या वो खुद रिजाइन करके उन्होंने वो फिर छोड़ दिया था। लेकिन वो केयर टेकर के दौरान रहे इरफान कादिर साहब। एडवोकेट जनरल का क्या काम होता है? वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट्स में, मतलब वो क्या कर लेगा? वो कोई किसी पॉलिसी चेंजेस करवा सकता है? अभी देखिए मतलब ये है कि बहुत सारे केस होते हैं, तो फिर नहीं फिर यूं साहब जो इसमें अशतर साहब को पहले कंटिन्यू करने के लिए कहा गया, फिर अचानक ये खबरें आनी शुरू हुई कि हो सकता है कि वो तो सब कुछ ठीक नहीं है इसका। नहीं मैं आपको बताऊं यूं साहब, मसला ये है कि एक दो चीजें हैं। हाँ। इनको नाज़रीन को वो जो है बताने के लिए उसकी बैटरी जो है वो में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके जो वकला हैं, ये जो लॉ अफसर हैं, हाँ। इनके पास जो केस होते हैं ये तकरीबन महीनों से वो उन केस को परस्यू कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। वो केस की तैयारी कर रहे होते हैं। जब अब अगली दफ़ा केस लगेगा तो वो उन्हें पता होता है कि जी इसका बैकग्राउंड क्या है, फैक्ट क्या है। अब जब ये एडवोकेट जनरल चेंज होगा, हाँ। और नया जो हमें पता चला कि इम्तियाज सदीकी है, वो कोई वकील जज इम्तियाज सदीकी साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, और वो आपको याद होगा बहुत सारे केसेस वो घुंघराइल्स वालों में बहुत जो मेरा ख्याल है एकदम आप भी अब याद होगा उस वो और ये जो अभी शुगर मिल्स वाला केस नहीं हो रहा था, उसके अंदर मुख्तलिफ शुगर मिल मालिकान की तरफ से आए थे वो। मेरा थोड़ा सा ये आप एक पॉलिटिकल पार्टी से हर वक्त घबरा क्यों रहे हैं यार? उन्होंने तो हर बात में ऑब्जेक्शन, आप उनका हिस्ट्री देखें, किसी एक बात को उन्होंने आज तक अप्रिशिएट नहीं किया। वो हर चीज को ऑब्जेक्ट करेंगे। आप डरते क्यों हैं? अगर आप डरते रहेंगे तो आप गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे? मेरा ख्याल है कि अगर फील्डिंग अपनी मर्जी की नहीं होगी, एम्पायर अपनी मर्जी के नहीं होंगे, तो फिर कैसे आप जीतेंगे यार? तो यूम साहब जो असल इशू है वो ये है कि अब जो बातें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि ये केयर टेकर कैबिनेट में मीटिंग ये डिसीजन नहीं हो रहे हैं। ये डिसीजन कहाँ हो रहे हैं? अब यही तो मसला है कि लोग जो है इस हवाले से, अगर डिसीजंस कैबिनेट के अंदर भी नहीं हो रहे तो फिर कहाँ हो रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि इनको किस तरह मैं कैसे मान लूँ यार?
अब ये बातें सामने आ जाएंगी। अच्छा, इस बात में कितनी हकीकत है कि फिर जब सुना ये है कि कोई एक्चुअली अशतर उसाफ साहब के साथ भी वही कुछ होने जा रहा था जो आसमा हामिद के साथ बिल्कुल होने जा रहा था, यही होने जा रहा था। और समरी चली गई, प्राइम मिनिस्टर को समरी चली गई रिमूवल की। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी वो कहाँ है अशतर साहब, उनसे रिजाइन ले लें रिस्पेक्टफुली। जस्टिस नासिर, हाँ, तो वो क्योंकि जानते हैं एक सेंसिटिविटी बड़ा, मतलब ये तो ह्यूमिलिएट करने के लिए पूरी कसर नहीं छोड़ी। मतलब जिस तरीके से अब लॉ मिनिस्ट्री में क्या है, क्या उसमें अली जफर साहब की रजामंदी थी या ये वैसे ही बात हो गई। और तो रिमूवल की समरी तो लॉ मिनिस्ट्री से ही इनिशिएट हुई होगी ना। हाँ, हो गई। तो आप कह रहे हैं कि अली जफर साहब जो हैं, जो लॉ मिनिस्टर हैं, उनको पता ही नहीं था, इतने सादा हैं। नहीं, अब ये मैं मामला, लेकिन ये बातें 2 दिन कर सकते, क्या ही हो सकता है। नहीं, मेरा कहना है सब एक दूसरे को जानते हैं, पुरानी दोस्ती हैं, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इशारा दे दिया होगा कि बेहतर है। लेकिन ये 2-3 दिन से सर हो रहा है मामला। देखें कि जो चीजें हैं, अली जफर साहब ने अटॉर्नी जनरल को कोई इशारा कर दिया हो कि कहीं से इशारा हो गया है। अच्छा, नहीं, मेरा ख्याल है वो इंग्लैंड में थे और आज उन्होंने, रात की फ्लाइट है उनकी, तकरीबन सुबह 10-7 बजे पहुंचेंगे। नहीं, क्योंकि अभी जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर की जो पिछली हुकूमत की थे मिनिस्ट्री, उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफिस को अलग डिवीजन बना दिया गया, लॉ मिनिस्ट्री के नीचे से निकाल दिया गया। बिल्कुल कहिए गया। लेकिन अपॉइंटमेंट्स तो खैर वहीं से होती है ना। ये अच्छा नाज़िर साहब, ये बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस हैं, हसनात साहब की बड़ी आला स्टोरी थी उसके ऊपर कि वो मामला कुछ रुक सा गया है। देखें 16 जून का। देखें, मेरा नहीं, सिर्फ ये पाकिस्तान बार काउंसिल का भी बहुत पुराना स्टैंड, हमने इस पर बड़ी स्टोरीज की हुई है। वो यही है कि कितने जजेस की अपॉइंटमेंट का किस्सा चल रहा है वैसे एडिशनल जजेस की लाहौर हाई कोर्ट? नहीं, ये 13 सीटें खाली हैं और मसला ये आ रहा है, नासिर साहब आप बोलेंगे, मैं उसमें जो मसला आ रहा है ना, जो वहाँ जो है एक 1.5 लाख की, ये एक बहुत लंबी लिस्ट थी, 24, ठीक है ना, 24 के करीब। उसमें से कुछ लोग उनके ऊपर सुर्ख मार्कर लगा, ठीक, फिर उसके बाद वो 10 या 12 लोग रह गए थे। तो क्या बना जो 12 में बातें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या जो जज हैं, अब मैं एक नाम नहीं लूंगा, किसी के एक का भी है, जो भी, चाहे एक है या 2 है या 3, उनकी, और जो हाई कोर्ट के जब जजेस की जब नॉमिनेशन जो है वो की जाती है, उसमें इनफॉर्मल डिलिब्रेशन होती है। अब इनफॉर्मल डिलिब्रेशन किसी रूल में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये होता है कि जब वो लिस्ट देखते हैं तो वो जजेस वो इनफॉर्मली रिजेक्ट कर देते हैं, या ये कहते हैं इसको निकाल दो, इसको डाल दो। मतलब है कि फॉर्मली उसको किताबों पे या इनफॉर्मल बगैर जो है वो इनफॉर्मल डिलिब्रेशन होती है। मुझे थोड़ा सॉरी, मैं जो कहना चाह रहा था, नहीं, ये जो हसनात साहब कह रहे हैं कि इनफॉर्मल, वो मैं वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, डेलिब्रेशंस होती हैं, ऐसा होता नहीं, वो तो देखिए ना, क्योंकि जज जो है नॉमिनेट करने का इख्तियार एडिशनल जजेस का, वो चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट है, कंसर्न हाई कोर्ट है। हाँ, तो यहाँ तो ये कुछ और ही कहानी। देखिए, मैं वही तो बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान बार काउंसिल की ये बहुत पुरानी शिकायत है कि जो कुछ भी होता है, ये जो जुडिशल कमीशन की जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस हैं, ये मिला के पहले से डिसाइड करके आते हैं और हमसे ये डिस्कशन करवा लेते हैं, लेकिन डिसाइड ये वो करते हैं जो वो प्रीकंसीव्ड माइंड के साथ आते हैं, और डिसाइड वो करते हैं जो पहले से डिसाइडेड होता है। उनका ये बहुत अरसे से डिमांड है और उन्होंने इसके रूल्स की अमेंडमेंट के लिए बहुत अरसे से भेजा हुआ है। जो देखें, इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में, इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में ये बात चली थी, फिर दब गई। उसके बाद तसद्दुक जलानी साहब चीफ जस्टिस बने, वो बात उठी, फिर जब गई, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ऑर्डर जो है वो फुल कोर्ट का ऑर्डर है। हाँ, क्योंकि रूल्स जो है वो फुल कोर्ट ऑर्डर रूल्स असल में सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं ना, जुडिशल कमीशन ने अपने खुद रूल्स बनाए, वो कह रहे हैं उसमें अमेंडमेंट करें और आप सिर्फ इनिशिएट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये तो नासिर मुल्क साहब जब चीफ जस्टिस थे उस वक्त से ये मामला नहीं, इफ्तिखार चौधरी साहब से ज़माने आ रहा था, लेकिन इसमें अमेंडमेंट नहीं, बाकायदा तौर पे कमेटी एक नहीं बना दी गई, लेकिन कमेटी का रिजल्ट नहीं निकल रहा। असल में मसला ये है कि यूम साहब, ये है कि जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट है ना, इसमें जो चीफ यानी जो जज हैं, पहले हाई कोर्ट के जज, सारे जज सुपीरियर, पहले वो हाई कोर्ट जो जज हैं वो अपने लोग नॉमिनेट करते हैं। जुडिशल कमीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पहले मैं आपको बताऊं, जब पहले चीफ जस्टिस जब नाम इनिशिएट करता है, 24 नाम इनिशिएट, उन्होंने हाई कोर्ट के जजेस को कहा होगा,
हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने अपनी डिवीजन के जो खास उनकी भी आपको पता है वो 12 के या मुख्तलिफ उन्होंने नाम इनिशिएट जाहिर है जो वकला उनके सामने पेश होते रहे कौन अच्छा है किसके, और वो जब लिस्टें जाती हैं जब जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में इनफॉर्मल, तो सुप्रीम कोर्ट में भी वहां से भी कुछ कहा जाता है कि ये करें वो करें, ये इसको डाल दें इसको निकाल दें, कोई ताल्लुक रिश्तेदारी मतलब वो छोड़े आप इस हवाले से नहीं करते। लेकिन इस हवाले से बड़ा ये शदीद मामला है कि सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, ये नासिर साहब भी हैं और मैं भी और आप भी थे, उसमें हमें कहा गया कि जी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो तादाद ज्यादा है, वो हमसे अपनी बात मनवा लेते हैं कि जी ये काम करते हैं। और ये देखें ये जुडिशियल एक अहम अदालती शख्सियत, अब ये भी बातें होनी शुरू हो गई कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट ये जुडिशियल एलीट बन गई। अभी तौकीर शाह की आपको पता है जब उसको रिमूवल हो रही है तो सरदार रजा भतीजा जो है वो उसका वो मतलब ये बातें हो रही हैं। फिर इसके अलावा आपको पता है कि जो पहले 12 जज अपॉइंट हुए वो जो जिनमें निकाले गए जज, वो जिनकी जी अंग्रेजी ठीक नहीं थी या जिनकी कोई बैकग्राउंड ठीक नहीं था उनको फारिग कर दिया, मुदस्सिर अब्बासी वाला वो मामला बैच कर दिया गया। तो मसला ये कि आप ऐसे जजेस को, उसमें पार्लिमानी कमेटी ने कहा कि जी नीचे से जो अप्रूव आया मामला वो और था, और जहां जुडिशियल कमीशन में आपने कोई और फैसला कर दिया यहाँ आके। यार तो मतलब ये कि बात चल रही है, ये बार्स में चल रही, पता नहीं मतलब ये अच्छी बात नहीं है। बार्स में ये बात चल रही है कि अपने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए कुछ बैलेंस आउट किया जाता है और लोगों को भी रखा जाता है। मसलन अगर 17 है ना या 12 रखने हैं तो 6-7 अपने, बाकी कुछ। उसके बाद जब 1 साल के बाद उनकी परफॉर्मेंस के बेस में उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो 1 साल बाद और अपने बंदों को रिटेन ही रखा जाता है। हालांकि उनकी मार्क जो है वो एवरेज होती है, उनकी परफॉर्मेंस एवरेज होती है, लेकिन फिर भी उनको रखा जाता है। ये बार्स में बातें चल रही हैं जो कि अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर रही। ये सुपीरियर जुडिशरी के लिए कोई अच्छा ओमेन नहीं है। फिर ये जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का मामला जो है ये फिर अभी फिर स्टेल। लेकिन अब मसला ये है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि जी जुडिशरी के हवाले से जो राइट टू इन्फॉर्मेशन 19A वो कहते हैं कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन इज नॉट राइट टू एंटरटेनमेंट। अब मतलब ये है कि ये क्या अपने मामला में आपके मतलब तो वो बाकी जो है वो एंटरटेनमेंट, बाकी एंटरटेनमेंट है कि जी हम अगर कहें कि जी आपका क्राइटेरिया क्या है, आप स्ट्रक्चर करें अपनी जो पावर है चीफ जस्टिस की जो डिस्क्रिशन है उसको स्ट्रक्चर करें, तो वो भी गलत है। अगर ये कहते हैं कि जी पब्लिक कर दें क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया के तहत किसी जज को आपने कन्फर्म किया, किसी को नहीं किया, या किसी को जो इंडिया में जो जुडिशियल कमीशन है जिसको वो इन चीज़ों को पब्लिक करते हैं, कोई उस हवाले से कोई है मामला। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। चलें किसी दिन जो है किसी दिन बंद कमरों में सारा कुछ होता है, कोई वकील साहब और एक टेन्योर खत्म हो जाए तो इन्हीं को इनवाइट करें। एक पता है आप जुडिशियल कमीशन के यासीन आजाद जो 4 साल रहे हैं जुडिशियल कमीशन, उनसे बात करें, खालिद रांझा से बात करें जो 2 साल रहे हैं, इसके अलावा जो अभी यूसुफ लगारी हैं उनसे बात कर लें। बाहर के जिस चीज रिप्रेजेंटेटिव वो कहते हैं कि जज जो है यार कोई खुल के बात भी तो नहीं करता ना, इन्होंने पेश भी तो फिर अदालतों में होना है। मेरा ख्याल है यासीन आजाद पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है ना, मसला जो है कि वकील जो है, कोई वकील ओपनली बात नहीं करता। वो कहते हैं जी हम बात करेंगे, कल हमारा केस डिसमिस कर दिया जाएगा। इतना डर खौफ है। ऑफ द रिकॉर्ड हमारे साथ हजारों बातें करेंगे, बातें भी बताएंगे, सारा दिन आपसे बातें करेंगे, लेकिन जो कहेंगे ये मेरा नाम नहीं लिखना क्योंकि हमारी कल केस ना ये हो जाए। आपको पता है सलमान राजा साहब को तो कोई धमकी भी मिली है। तो वो इस किस्म की बातें तो होती हैं। और ये जो मामला है ना, अभी आपको पता है एक खातून थी लाहौर हाई कोर्ट की जिनको रिमूव कर दिया, जुडिशियल कमीशन से कर दिया गया था। हाँ, वो जिनका ताल्लुक आसिफ से नहीं वो जी हाँ वो जस्टिस वो पार्लिमानी कमेटी ने कहा था कि फिर मामला उसको रिकंसिडर करो। अच्छा, रिकंसिडर नहीं किया। फिर मजे की बात है शाह खावर साहब ने यहाँ पिटीशन की बात है, उनकी रिजेक्शन पनामा फैसले के फौरन बाद हुई। हाँ, अच्छा हाँ, उसमें तो राना सनाउल्लाह साहब पूरी तैयारी करके आए थे पूरी कर। लेकिन मसला ये है कि उसमें एक और जो बड़ी बात है, जब चैलेंज हुई यहाँ अपॉइंटमेंट चैलेंज हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने वो केस जो है अपने पास लगा दिया और डिसमिस कर दी। वो शाह खबर पेश हुई। बेहतर होता कि वो केस किसी और बेंच में लगता। वो उनको नहीं सुनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सुना। अब मसला ये है कि उस हवाले से क्या बात करें। अब जिस तरह कंटेम्प्ट की बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में जो हो रहा है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इन्होंने कहा था कि जून तक हम सारे केस डिसाइड कर देंगे। अब बंदा पूछे इनसे कि यार वो कहाँ है, जून तो अब आज कितनी हो गई है,
20 जून हो गए। और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पे वो जजमेंट भी आ गया वो कि जी ये करें आप अपना। उसके बाद से वो केस कुछ भी नहीं हुआ, अब छुट्टियां आगे हो रही हैं, कोई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई नहीं। कुछ 1971 से कोई जज अभी तक मुझे बताएं कि जो एक जिसको प्रोसिक्यूट करके या जो समरी ट्रायल करके या जो भी निकाला हो। जब ये नहीं कर तो निकालना को लाजमी है। अगर प्रेमा फिशाई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल देखती कि यार जान नहीं है तो क्यों नहीं। मज़ाहिर नकवी साहब का जो केस है उनको क्लियर कर दिया, जिन जो आजकल कंटेम्प्ट का केस हसन इकबाल साहब का कर रहे हैं तो वो उनको कर दिया। नकवी साहब वो बाकर नजफी रिपोर्ट को जो पब्लिक करने का ऑर्डर दिया फिर उसके बाद से जी तो वो मसला ये है कि बातें बहुत सारी होती हैं। अब इसमें जो जुडिशरी जो है उनको ट्रांसपेरेंट करने के लिए वो बहुत ठीक है, आप दौरे कर रहे हैं अस्पतालों के, लेकिन अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं कर रहे। ये जो बातें हैं ना, आपने बैकलॉग को कम करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई है ना, जजेस अपॉइंटमेंट के लिए जो है कि कोई क्राइटेरिया दिया वो नहीं है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पे आपने कुछ नहीं किया। आपने कौन सा काम अपने इंटरनल अकाउंट कोई एक रिफॉर्म हमें बता दें कि जिस पे आपने किया हो कि जी इससे हमने ये कि जुडिशरी के अंदर कोई रिफॉर्म करनी है। सारे काम आपने कर दिए हैं लेकिन अपने अंदर जुडिशरी के खिलाफ हैं आप। नहीं जुडिशरी के खिलाफ नहीं है। जुडिशरी हमारी जुडिशरी है, लेकिन इसके हम चाहते हैं हम उसके अंदर जो खामियां हैं उनकी निशानदेही पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब जून तक चीफ साहब ने कहा था कि मैं जून का मेरे ख्याल आज कितने 8 दिन रह गए, 20 जून। वो ये कहा गया था कि उसके बाद जो है ना जून तक जो तमाम शिकायत मई 5 को मेरा तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि जुडिशियल कमीशन का इजलास हुआ हो, नहीं जो शिकायत है वो खत्म नहीं हुआ। कोई इनफॉर्मल प्रोसिक्यूटर को कोई नोटिस होता है, ये वो कोई इसके अब देखे ना अटॉर्नी जनरल का भी वो हो गया। अब अटॉर्नी जनरल भी वहाँ पे नहीं होंगे, प्रोसिक्यूटर तो वो अटॉर्नी जनरल ही होंगे। नए अटॉर्नी जनरल आएंगे फिर नई चीज सारे केस आ जाएंगे। अटॉर्नी जनरल तो कल परसों आज रहे हैं, तो कौन आ रहे हैं? बस कोई अच्छे ही हैं, फिर भी छोटे सूबे से आ रहे। छोटे सूबा कौन केड़ा छोटा सूबा? कल पता चल जाएगा। KPK से आ रहे हैं, बलोचिस्तान से। मतलब छोटा सूबा है ना। अच्छा हाँ, मतलब बताना नहीं है। नहीं, आपको यही बता दूं कि सिंध से आ रहे हैं। सिंध से आ रहे हैं। अच्छा चलें, अच्छी बात है जो भी होंगे। अच्छा बहरहाल जी हाँ, नहीं वो चले 2 महीने की उसमें कोई नहीं, जो भी आ जाएगा। मसला ये है कि सर वो जो असल इशू है कि जो अकाउंटेबिलिटी का, जजेस की अपॉइंटमेंट, अकाउंटेबिलिटी, बैकलॉग, इसके अलावा जो परसेप्शन है जुडिशरी की कि जुडिशरी का जो वो भी बस। फिर एक और इम्पोर्टेंट ख्वाजा आसिफ की जो लास्ट जजमेंट है जिसमें जो क्राइटेरिया है डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, वो अभी क्योंकि आखिरी जजमेंट तो वो है जो आनी है। अब बार बार आज भी एक वकील साहब कह रहे थे कि वो जजमेंट आए पता चले कि क्या क्राइटेरिया आखिर में सेट हुआ है, क्योंकि वो बहुत सारे केसेस चैलेंज हो रहे हैं तो रिटर्न ऑर्डर अभी तक नहीं है। वो जजमेंट जिसने लिखनी है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। नहीं तो वो लोग फिर क्या होगा, वो जजमेंट आएगी उस पे ही फिर आगे तो पाबंदी है भाई उन पे। उनका एक राय हसन नवाज का जजमेंट है 3 महीने तक, तो वो वैसे भी जो है ना इजाजत है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 6 किस्म की जजमेंट है। रशीद की 3 महीने के बाद जजमेंट आई थी, तो ये भी 3 महीने के बाद आ जाएगी। क्या ईसा ने जो भी रिसेंटली नोट लिखा है उसमें यही तो खौफनाक बात की है। उन्होंने यही कहा है कि ये इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए कि हर इंडिविजुअल देख के हम फैसला करते हैं। फैसला एक क्राइटेरिया पे होना चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन अगर फैक्ट मुख्तलिफ हो तो अजमत सही शेख साहब तो ये कहते हैं फैक्ट मुख्तलिफ हो तो उस पर आप क्या कर सकते हैं? लेकिन क्राइटेरिया तो एक नहीं, फैक्ट्स नहीं है। अब देखें जुडिशियल प्रोसेस और लॉ, उन्होंने ये भी कहा है कि 184(3) में आप डिस्क्वालीफाई करना शुरू कर देंगे लोगों को। 58(2)B का मुतबादिल लग रही है अब तो। ये अब कल ये बड़ा सीरियस कल किसी एक वकील ने कहा कि 58(2)B के बाद 184(3) का जो है ये इस्तेमाल हो रहा है मामला। तो और ये बड़ा मतलब मैं अच्छा ना यार, करप्ट लोग निकलते रहे इसी तरह से। किस तरह करप्ट आदमी किधर निकल रहे हैं? करप्ट लोग आप भी जानते हैं वो नहीं निकल रहे। नहीं, करप्ट आदमी है सियासतदानों के हवाले से आपने जो कुछ भी किया उनको प्रोसेस में खत्म। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनने लगे तो आप 184(3) के मतलब है कि उसके ऊपर नहीं, मैं तो थ्रू आउट इसके खिलाफ हूँ 184(3) के, और जो इफ्तिखार जो साहब भी कर रहे हैं इमरान खान साहब के भाई नहीं, उसका इंटरेस्ट के अंदर ये बहुत बड़ा रिलीफ है। सियासतदानों के लिए नहीं होना चाहिए ना। 184(3) में एक प्रॉब्लम है इनहेरिट, और वो अभी तक एड्रेस नहीं हुआ, और ये बहुत अरसे से डिमांड है। इसकी राइट ऑफ अपील नहीं है, और राइट ऑफ अपील होनी चाहिए।
और ये नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं रखी ना। आप कहते हैं कि अगर अपील के अगर आइन में नहीं रखी गई तो इसमें क्या है, लेकिन नेचुरल जस्टिस के खिलाफ आप आइन पे रखेंगे ना, आइन पे चलेंगे। नेचुरल जस्टिस का क्या मतलब है? कयूम साहब जो आइन के अंदर नहीं दी गई तो नहीं दी गई। लेकिन ये बड़े अरसे से शेख साहब का आर्गूमेंट है, मेरा नहीं है। उनका आर्गूमेंट ये है, लेकिन उनसे बंदा कहे कि जो रिव्यू है, रिव्यू में आपने सुप्रीम कोर्ट रूल्स को अमेंड करना है, जिसमें है कि जी वही जज बैठेंगे और कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी तो वही वकील होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स उसके अलावा बात नहीं करेंगे जो पहले हो चुकी है। राहुल हक के दौर के रूल, सुप्रीम कोर्ट रूल अभी तक ये अमेंड नहीं कर सकी सुप्रीम कोर्ट, जो मतलब 1980 के जो रूल्स हैं और बहुत सारी बार बैठना पड़ता है। उसमें जो आखिरी एक दफा जो मुझे याद है कि जमाली साहब के दौर में एक मीटिंग हुई थी फुल कोर्ट की, वो उसमें आपको मैं मिनट्स दिखा दूं। लड़ाई नहीं उसमें मिनट्स में आपको दिखाऊं। उसमें ये था कि जी पानी टैंकर कितना आना चाहिए, कितनी यूनिटें जो है किस रिटायर्ड जज की होनी चाहिए, रेस्ट हाउस में कितनी पर्सन प्रिविलेजेस, वो मिनट्स देखें आप हैरान परेशान हो जाएंगे यार, ये फुल कोर्ट मीटिंग में ये चीजें पर्सन प्रिविलेजेस डिसाइड हो रहे हैं। जो जमाली साहब के आते हुए एक हुई थी, उसमें सारे पर्सन प्रिविलेजेस कि ये होना चाहिए, रिटायर्ड जज को ये देना चाहिए, इतनी यूनिटें माफ होनी चाहिए, ये इतने पानी टैंकर जो है, यूनिट से मुराद के बिजली के यूनिट जो है, बिजली, टेलीफोन एंड गैस नहीं, ये यूनिट कह रहे हैं ना, गल के तो यूनिट होते बिजली के यूनिट। वो मिनट्स कयूम साहब आप पढ़ के आप हैरान हो जाएंगे यार, इस तरह की डिस्कशन होती है। थैंक यू वेरी मच। टाइम बहुत हो गया और जाहिर है कि तो जनाब अटर्नी जनरल ऑफिस, अटर्नी जनरल के रिमूवल के पीछे क्या कहानी है, और आसमा हामिद जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब अभी अपॉइंट हुई थी, शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत ख़त्म होने से 2 दिन पहले उनको अपॉइंट किया था, और अटर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और आला अदलिया के अंदर जजेस की तकर्री के हवाले से बार काउंसिल्स में क्या क्या चल रहा है, हमने सोचा कि वो आप तक पहुंचाया जाए, और वो हमने कोशिश की है कि किसी लिपटी लगी के बगैर आप तक पहुंचाएं। तो शराय दस्तूर से AQS को इजाज़त दीजिएगा और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। अल्लाह निगहबान।